कैसे हैं आप? प्रखर, भाविक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रजत, गुड इवनिंग। रिया, नमस्ते नमस्ते। अनुराग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। खत्म ही होने वाला है ये चैप्टर, डोंट वरी। एक दो लेक्चर और है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बस। ठीक है, चलिए। तो सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर होगा, आई थिंक सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। ओके, तो कल जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसी को और मोर क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, हाँ केक वाला क्वेश्चन याद है, याद है मुझे, याद है मुझे। ठीक है, आपने याद दिलाया, सही है। इस लेक्चर के लास्ट क्लास में करेंगे, मतलब कल, हो सकता है कल कर लें। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा रिजिड बॉडी का, वो यही पढ़ा था कि along द नॉर्मल वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन सेम हो गए। उसी पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस आए। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ए सिस्टम सोन इन द फिगर, दिख ही रहा है, एज्यूम दैट सिलेंडर रिमेन इन कांस्टेंट। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। इसके जगह पे क्या होगा, रिमेन इन कांटेक्ट है ये, रिमेन इन कांटेक्ट विद द वेज एंड ब्लॉक। ठीक है, तो ये सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर हमेशा ब्लॉक और वेज के कांटेक्ट में अभी रहता है, ऐसा आप मान रहे हैं। ब्लॉक और वेज के कांटेक्ट में रहता है, तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो हमें सिलेंडर की वेलोसिटी बतानी है। क्या बात है, क्वेश्चन देखते ही एक भाई ने बी टिक कर दिया। क्या तुम संतोषी माता का व्रत करते हो शुक्रवार को, तुक्का लगाने के लिए कि हमारा तुक्का सही हो? शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत रखेंगे, चना और गुड़ का प्रसाद भी खाते हो शायद। ठीक है, इस तरीके से मत करिए। ठीक है, या तो आपने क्वेश्चन कर रखा है तो अलग बात है, आपको याद होगा, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं, आंख बंद करके ABCD खेल रहे हैं, तो दिस इज वेरी मतलब डेंजरस, है ना। संतोषी माँ भी आपका मुझे नहीं लगता भला करेगी। फिर तो आपको मेहनत नहीं करना चाहिए, सीधे सोना चाहिए। जिस दिन जेई मेंस हो उस दिन उठिए, आंख बंद करिए, जय माता दी बोलिए, ABCD टिक करके चले आइए। बट इससे शायद कुछ होगा नहीं हम लोगों का। ठीक है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि इनपुट दो, वर्क डन, वर्क डन करोगे, इनपुट दोगे तभी आउटपुट आएगा। ये तो थ्योरी है, लॉ है नेचर का। चलिए खैर, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि सभी बच्चे समझ गए कि वेज इधर मूव कर रहा है 1 मीटर से और सिलेंडर इधर मूव कर रहा है 2 मीटर से। तो हमें बताना है, सॉरी ये वेज, दो वेज है, एक रेक्टेंगुलर वेज है, एक ट्रायंगुलर वेज है। तो ये दोनों वेज मूव कर रहे हैं 2 मीटर और 1 मीटर से, ये ऐसे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सिलेंडर ऐसे नीचे जा रहा होगा और इधर भी जा रहा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो मैंने तुम लोगों को कल भी कहा था, कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कभी भी ऐसा हो तो देख लेना कि ये 1 मीटर है 2 मीटर है। तो ये बात समझ में आती है आपको कि सिलेंडर केवल वर्टिकल नहीं जाएगा, सिलेंडर केवल वर्टिकल नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये भी 1 होता, ये भी 1 होता, है ना, ये दोनों 1 होते, तो आप बोल सकते थे कि सिलेंडर जो है केवल जो है क्या होगा, वर्टिकली मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो वो नेट नीचे केवल जाता। लेकिन जब इधर है तो आपको बताया था कि ऐसे केसेस में आपको 2 मान लेने। ठीक है, आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं सोचना है। सबसे इजीली आप क्या करो, आप ये मानो कि यहां पर इसके पास 2 कंपोनेंट है, जिधर ये 2 है ये 1 है, तो इस तरफ ज्यादा वेलोसिटी है, तो एक्स डायरेक्शन वाली इधर मान लो, वाई वाली इधर मान लो। तो यहां पे एक मानोगे Vx और एक मानोगे यहां पर Vy।
एक मानोगे Vx और एक मानोगे Vy। ठीक है, क्लास अभी शुरू हुई है भाई। तो यहां पर अपने पास कंस्ट्रेन लिखो। तो पहले इस सिलेंडर और रेक्टेंगुलर वेज का कंस्ट्रेन आएगा, है ना। तो सिलेंडर और रेक्टेंगुलर वेज का कंस्ट्रेन आएगा और सिलेंडर और ट्रायंगुलर वेज का। तो इससे आप दो इक्वेशन बना पाओगे, दोनों इक्वेशन बना लो। तो पहला जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं सिलेंडर और ट्रायंगुलर। ये कंस्ट्रेन बनेगा। क्या होगा इसका कंस्ट्रेन? बहुत आसान है, सभी बच्चे बताइए जल्दी से, कि यहां पर ये एक तरीके से ये Vx है। तो x डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, तो x डायरेक्शन में कॉमन पॉइंट आप जो ले रहे हो वो क्या होगा? टेंजेंट, यही अपना कॉमन पॉइंट होगा भाई, P पॉइंट। तो इसका ये Vx है, किसके रिस्पेक्ट में? सिलेंडर के रिस्पेक्ट में। और ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यहां से Vx हमें मिलता है 2 मीटर पर सेकेंड इस कंस्ट्रेंट से। ये क्लियर है सभी बच्चों को? along द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटीज मस्ट बी सेम। आप बोलोगे सर आपने Vy का क्या किया? Vy का कुछ नहीं किया, Vy तो इस तरफ आएगा ही नहीं ना, Vy तो पूरा हॉरिजॉन्टल है। तो Vy का कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ये प्रॉब्लम है स्लाइड के साथ। इसीलिए स्लाइड प्रेफर नहीं करता मैं। तो ये अपने पास है इधर आएगा Vx और ये अपना 2 मीटर है। तो ये Vx और ये 2 मीटर। तो हमने क्या इक्वेशन लिखा? Vx इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब आ जाओ दूसरा कंस्ट्रेंट निकालते हैं, सिलेंडर, ट्रायंगुलर वेज और सिलेंडर का। ट्रायंगुलर वेज और सिलेंडर का कंस्ट्रेंट लिखते हैं। तो ट्रायंगुलर वेज और सिलेंडर का कंस्ट्रेंट लिखोगे तो आपने क्या माना था? यहां भी मैं बना दूं क्या क्या माना था हम लोगों ने। ये माना था इस तरफ Vx और ये माना था Vy। तो ये अपना था Vx, ये था अपना Vy। तो यहां आ जाओ, यही कॉमन पॉइंट है। अगर ये बात सभी बच्चों को क्लियर है कि आपका जो है ये जो सिलेंडर का Vx Vy होगा, रिजिड बॉडी है तो इस पॉइंट का भी वही होगा, इस पॉइंट का भी वही होगा। जो सिलेंडर के रिस्पेक्ट में दो वेलोसिटी मिलेगी। तो फटाफट बना रहा हूं, ये Q पॉइंट है और इसे मैंने P पॉइंट लिया था। तो यहां मैंने P पॉइंट पे कंस्ट्रेंट लिखा। अब मैं Q पॉइंट पे लिखने जा रहा हूं। तो इस Q पॉइंट पे क्या क्या वेलोसिटी बनाऊंगा? तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा तुम लोग मुझसे तेज हो। क्या बनाओगे? एक तो इसके वजह से 1 मीटर इधर ही ठीक है, एक इधर Vx Vy, ठीक है, और एक इधर Vx। क्लियर हो गया सभी को? इसका परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर लो, इसका कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर लो। कॉमन नॉर्मल अपने पास क्या आ जाएगा? कॉमन नॉर्मल ये हो जाएगा। एंगल जज कर लीजिए, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। तो ये अपने पास 60 हो जाएगा। कोई भी एंगल से कर सकते हो, ये 60 है, ये 30 है, ये भी 30 होगा, ये 30, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये Vx की वैल्यू तो हमें पता है ना, Vx कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। आपने यहां से निकाल दिया है। Vy ये रहा
और इसकी वेलोसिटी 1 मीटर दे रखी हुई है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों का कंपोनेंट लो और याद करो वो गलती नहीं करने जा रहे हो जो कल बताया था। कौन सी गलती, कि पहले आप जो है सिलेंडर के रिस्पेक्ट में देखो, सिलेंडर के रिस्पेक्ट में Vx इधर है और ऑपोजिट वाले में कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। ये गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा, Vx के लिए Vx का एक कंपोनेंट इधर आएगा Vx cos 60 और Vy का इधर आ जाएगा, आप 60 के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं 60 के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, तो इधर आ जाएगा Vy sin 60। तो ये मैंने अभी किसका लिखा, सिलेंडर का लिखा। क्या लिखा, इधर है अपने पास 2 cos 60, मतलब यहां पे आएगा 2 cos 60, ठीक है, और यहां पर Vy हो जाएगा Vy sin 60, Vy sin 60। क्लियर हो गया। अब इस वेज का है 1 मीटर, 1 मीटर है तो इसका कितना आ जाएगा, वेज के लिए वेज का हो जाएगा अपना 1 sin 30, ये cos 30 इधर sin 30, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 sin 30। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या करना है, यहां पर 1 sin 30 ये हुआ वेज के रिस्पेक्ट में, दिस इज इक्वल टू, इसी डायरेक्शन में सिलेंडर का नेट लिखना है, इसी डायरेक्शन में सिलेंडर का नेट लिखना है, कल भी बताया था तुम लोगों को। Vy sin 60 माइनस 2 cos 60 आएगा, दिस इज इक्वल टू Vy sin 60। यहां यही गलती हो सकती है, माइनस 2 cos 60, तो यहां हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू Vy √3/2 और ये हो जाएगा -1, तो इधर लेके आओगे तो 3/2 इज इक्वल टू √3 Vy/2। तो यहां से अपने पास Vy कितना आता है, Vy अपने पास आता है √3, Vy अपने पास आता है √3, तो Vy आ जाएगा √3, ठीक है, और Vx अपने पास कितना है, Vx अपने पास है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। तो वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, V ऑफ सिलेंडर, दोनों परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, √√3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √7 मीटर पर सेकेंड। तो इसका डी आंसर आएगा, डी आएगा, ठीक है, इसका आंसर डी आएगा। तो सभी बच्चे क्लियर हैं, यहां जो कंस्ट्रेंट लिखा गया है इसमें सभी बच्चे क्लियर हैं कि सिलेंडर का हम नेट वेलोसिटी इस तरफ लेंगे, तो सिलेंडर का एक कंपोनेंट इधर है नॉर्मल की तरफ, एक इधर है, तो कितना हो जाएगा Vy sin 60 माइनस 260, ये हुआ सिलेंडर की वजह से। ये जो है किसके बराबर होगा, वेज का जो ये वेलोसिटी है नॉर्मल के अलोंग उसके बराबर होगा, ये है। चलिए एक क्वेश्चन ये करते हैं, ए सिलेंडर एंड ए वेज विथ वर्टिकल फेस टचिंग ईच अदर मूव अलोंग 2 स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। 2 स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, एक सिलेंडर है और एक वेज है। ये अपना इंक्लाइंड प्लेन है अल्फा का और ये भी इंक्लाइंड प्लेन है अल्फा का, ये वेज है और ये अपना सिलेंडर है। ठीक है, आपको क्या बताना है, द मासेस ऑफ द सिलेंडर एंड वेज आर m1 एंड m2। ये अपना m1 है, ये अपना m2 है, ये दिया हुआ है आपको। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ नॉर्मल प्रेशर n exerted by the wedge on the cylinder, exerted by wedge on the cylinder। तो वेज ने सिलेंडर पे कितना नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट किया हुआ है ये आपको बताना है। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपको इसमें नेग्लेक्ट करना है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है।
ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला? वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर निकाला कहां है? मैंने मान लिया कि दो हो सकते हैं, Vx और Vy, तो मैंने Vx और Vy मान लिया, कुछ भी टू डायमेंशन ही होंगे, है ना। एक इसके साथ ये इधर भी जाएगा और नीचे भी आएगा सिलेंडर। तो और जिस तरफ वेलोसिटी ज्यादा होगी जिनके कांटेक्ट में, उधर मानेंगे नेट Vx। तो हमने एक सिलेंडर के लिए सिलेंडर का इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के साथ कंस्ट्रेंट लिखा, ये परपेंडिकुलर, तो आसान है, परपेंडिकुलर ये है, जिधर Vx है उधर ही 2 है, तो Vx इक्वल टू 2। और Vy के लिए लिखा तो Vy के लिए यहां से आ गया, यही तो किया है। चलिए, तो यहां की बात हो रही है आपसे, आपका रिक्वायरमेंट है नॉर्मल रिएक्शन निकालना। अब यहां पे पहले ये समझो कि कोई बच्चा बताएगा इसमें कि ये इनका मोशन कैसे हो रहा होगा, ये सिलेंडर और वेज आपस में कैसे मूव कर रहे होंगे, कोई बताएगा? हाँ, टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आप क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं। M1 और M2, तो M1 और M2 जो है, M1 और M2 इसके लिए आप बताइए क्या हो जाएगा। ये क्या दोनों, ये भी नीचे जाएगा इंक्लाइंड प्लेन के, ये भी नीचे जाएगा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, इसका मोशन इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग ऐसा होगा तो इसका ऊपर होगा। अगर एक नीचे जाएगा अपने इंक्लाइंड प्लेन पे तो दूसरा अपने इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? कंस्ट्रेंट मोशन से बता रहा हूं, ठीक है। कैसे? अगर मान लीजिए सिलेंडर का एक्सेलरेशन इधर लेते हैं इसके अपने इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, और वेज का एक्सेलरेशन ऐसे लेते हैं, तो अगर आप ये करते हैं तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। तो इसके लिए दो कंपोनेंट होंगे भाई, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ और एक इसका भी इस तरफ। मैं वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वाला पहले देखते हैं। तो अगर ये अल्फा है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी अल्फा होगा, तो इधर आएगा A1 cos अल्फा, और ये भी अल्फा होगा, पैरेलल लाइन है, तो इसका हो जाएगा A2 cos अल्फा। मैं केवल हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं। अब इनके कांटेक्ट को देखो, कंस्ट्रेंट लिख रहा हूं, ये P पॉइंट है, ये कॉमन नॉर्मल है, तो इस P पॉइंट के अलोंग, है ना, इस P पॉइंट के लिए जब आप कंस्ट्रेंट लिखोगे तो वेलोसिटी मस्ट बी सेम अलोंग कॉमन नॉर्मल, तो यहीं पर ये P पॉइंट है, इसके पास इधर है A2 cos अल्फा, और इसके सिलेंडर की वजह से इसका हो जाएगा इस तरफ A1 cos अल्फा, और ये हो जाएगा A2 cos अल्फा। तो आपको क्या दिखता है कि ये P पॉइंट पे इस डायरेक्शन में कॉमन नॉर्मल के अबाउट वेलोसिटी सेम होनी है, तो यहां से क्या हो जाएगा A1 cos अल्फा इज इक्वल टू A2 cos अल्फा। तो आपको दिखा यहां से कि दोनों जो है सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहां से क्यों मैंने अपोजिट बोला, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर। अगर मान लो दोनों आप नीचे ले रहे होते तो क्या दिक्कत आती? अगर आप दोनों नीचे ले रहे होते, इसको भी नीचे ले रहे होते और इसको भी, तो ये कंपोनेंट जो यहां पर आता, इसका तो इधर आता और इसका इधर आता, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती। ये समझ पा रहे हैं सब लोग? अगर आप अपोजिट ले लेते तो इनकी ये P पॉइंट पे रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती और ये इसको पेनिट्रेट करने लगता। शायद समझ पा रहे हैं? इसीलिए ऐसा है। √3 आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। कहां √3 आएगा भाई, कहां √3 आएगा? ये Vy आपको मिल चुका है और Vx 2 है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा है, तो Vx स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर और Vy स्क्वायर, बिल्कुल सही है। आप फर्जी जो है टाइम खराब कर रहे हो क्लास का। तो यहां से अपने पास जो है ये आएगा। शायद सभी बच्चे समझ गए। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा कि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा। ये मैंने आपको जस्टिफाई किया
और यहां से मैंने आपको बताया कंस्ट्रेन रिलेशन। लेकिन हमें इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसके आगे बढ़ना पड़ेगा और नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए इसकी एफबीडी भी बनानी पड़ेगी। तो इसकी एफबीडी बनाते हैं। जैसे सिलेंडर की एफबीडी अगर आप बनाते हो इसके अपने इंक्लाइंड प्लेन से, क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे इस पे, और एक सिलेंडर का बनेगा और एक वेज का बनेगा। और वेज का अपना ये है, वेज कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इसके अपने इंक्लाइंड प्लेन पे वेज का बनेगा। देखिए भाई, इस लेवल के क्वेश्चन वही बच्चे इंटरटेन कर पाएंगे जो एक्चुअली कुछ कर रहे हैं। जो फर्जीबाजी कर रहे हैं उनके लिए सब फिर नहीं है। ये अल्फा है, ये अपने पास अल्फा है, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, अब उनको ये √7 नहीं समझ में आ रहा है। तो ये एक्सेलरेशन, अब देखिए इस पे एफबीडी बनाते हैं, तो इसकी एफबीडी क्या क्या आ जाएगी, mg जो लगेगा, इसका m1 दिया हुआ था इन्होंने, तो इधर लगेगा m1g, ये तो समझ रहे हैं सभी बच्चे। इधर लगेगा अपने पास m1g साइन अल्फा, इधर लगेगा m1g कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसका नॉर्मल रिएक्शन अपना अपने अपने इंक्लाइंड प्लेन से इसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ n1, ठीक है, और एक इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन ये n। इतने फोर्सेस लगेंगे, ये बात सब लोग समझ पा रहे, ठीक है। तो अब कौन कौन से फोर्सेस हैं दिखा दिया जाए। तो इसका था अपना m1g साइन अल्फा, ये हो जाएगा m2g कॉस अल्फा, ये हो जाएगा इसका n1 इसके अपने इंक्लाइंड से, और एक इसके वजह से इस पे क्या लगेगा कुछ n, यही n हमें निकालना भी था। तो अब इसकी एफबीडी आप बनाओगे, तो इसकी एफबीडी बनाओगे तो इधर n आएगा ऐसा, और इसका अपना mg, इसका ये इधर स्लिप कर रहा है ऊपर, m2g तो नीचे लगेगा, m2g साइन अल्फा और m2g कॉस अल्फा ऐसा लगेगा, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन था इधर a2। तो ये अभी हमने निकाला कि ये भी a2 और a1 बराबर होंगे, तो ये a से नीचे ऊपर जाएगा, यही था, और ये a से अपना इधर आएगा। तो हमारे मतलब का डायरेक्शन कौन सा है, हमारे मतलब का डायरेक्शन क्या, m2 की जगह पे कुछ गलत हो गया है क्या, सही तो है, ये m2 था ये m1 था, सही तो है भाई। वेज को हमने क्या माना था, वेज को m2 और सिलेंडर को m1 माना था, वही कर रहा हूं मैं, ये m1 ले रहा हूं, ये अपने पास m2 है, तो इधर आ जाएगा अपने पास m2g cos अल्फा। ये हमारे मतलब का फोर्स नहीं है, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लिखना है, तो हमें इस फोर्स से मतलब है। तो इधर हो जाएगा m2g साइन अल्फा। अब ये जो नॉर्मल था, ये नॉर्मल इन दोनों ने आपस में लगाया था, इसका कंपोनेंट तुम्हें लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि तुम्हें न्यूटन्स लॉ लिखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि इस n2 के लिए इसका मैं कंपोनेंट ले रहा हूं, इस n2 का, ये अल्फा है, ठीक है, तो ये भी अपना अल्फा होगा। n2 का सॉरी n का कंपोनेंट इधर लिया गया, n cos अल्फा। क्यों ले रहा हूं, क्लियर है, एक्सेलरेशन इधर है तो हमें न्यूटन लॉ लिखना है, तो मैं केवल वही फोर्सेस दिखा रहा हूं जिधर मुझे न्यूटन लॉ लिखना है। जैसे n का मैंने एक कंपोनेंट ये दिखाया, ये किधर भी होगा, मैं लिख दे रहा हूं, बट इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस डायरेक्शन से लेना देना है। अब यहां पे देखो, हमें इस डायरेक्शन से लेना देना है, तो मुझे इस n को रिजॉल्व करना होगा। तो इस n को जब आप रिजॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा, इसी को मैं दिखा रहा हूं, बाकी वाला नहीं दिखा रहा हूं, अननेसेसरी ज्यादा फोर्सेस हो जाएंगे, फिर ऐसे ही बहुत दिख रहे हैं। तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। तो मैं कह रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चन जिसको करने की हैबिट होगी वही एडवांस की बात सोचे।
ये यहां पे ये n है, इधर अल्फा है, तो इधर हो जाएगा n cos अल्फा। ठीक है, अब आप यहां पे दो इक्वेशन बना सकते हो, एक सिलेंडर के लिए और एक ट्रायंगुलर वेज के लिए। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वेज और सिलेंडर के लिए इक्वेशन बनाया जाए तो फॉर सिलेंडर, यहां मैं लिख दे रहा हूं फॉर सिलेंडर क्या लिखा जाए, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन m1g साइन अल्फा माइनस n cos अल्फा इज इक्वल टू m1a। ये a क्यों है सभी को क्लियर है, a2 इक्वल टू a1, a2 इक्वल टू a1। तो m1a, ठीक है। अब यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, इसके लिए बताओ फॉर वेज, फॉर वेज नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, उसी से मतलब है। तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन क्या है, n cos अल्फा माइनस m2g साइन अल्फा, n cos अल्फा। इतना कुछ कराने के बाद डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बनते भाई, तो आपको सोचना चाहिए फिर। n1 cos अल्फा इस लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास में होती है। अगर आपके डीपीपी के सवाल नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं, तो आपको फिर अलार्मिंग है, कुछ सोचना चाहिए। n cos अल्फा माइनस m2g साइन अल्फा इक्वल टू m2a। पूरा तो नहीं बनते कोई भी चीज, पूरा क्या होता है, बट 40%, 50%, 60%, 80% डीपीपी के क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे हैं इतना कुछ कराने के बाद, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कुछ। n cos अल्फा माइनस m2g साइन अल्फा इक्वल टू m2a। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा दूसरी इक्वेशन। चलिए पहली ले लेते हैं, वो तो हमने यूज कर ही लिया, a1 इक्वल टू a2, तो इसको मैंने पहला ले लिया, इसको दूसरा। हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है, हमें n निकालना है। क्या करने वाले हो आप, सबसे आसान तरीका क्या दिखता है, a को इक्वेट कर दो, और क्या दिखता है, या यहां से ये निकाल लो, यहां से ये निकाल लो, इक्वेट मार दो। ठीक है, ये कर सकते हो, या फिर और कुछ करना चाहो तो बताओ। इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, हाँ वही कर लो, इससे इसको इक्वेट कर दो, एक ही वैल्यू इक्वेट कर दो, और क्या करोगे। m1 का कंपोनेंट कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़ है देखो, m1g साइन अल्फा, m2g cos अल्फा। अच्छा ये m2g लिख दिया है क्या मैंने यहां पे, सॉरी, इसको m1 कर दीजिए। हालांकि इस 4 से कोई लेना देना नहीं है। m1g साइन अल्फा n cos अल्फा, ये मैंने लिखा नहीं, बस यहां m2 आ गया था। चलिए फिर जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए इन दोनों इक्वेशन को। आप किसी भी a को इक्वेट कर लीजिए, या यहां से आप n cos अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए। नहीं, n तो हमें निकालना ही है, तो आप एक ही वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों से एक ही वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आएगा g साइन अल्फा माइनस n cos अल्फा अपॉन m1 इक्वल टू a, और यहां से भी यही आएगा, a इज इक्वल टू n cos अल्फा अपॉन m2 माइनस g साइन अल्फा। दोनों a को इक्वेट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों a को आप इक्वेट कर दीजिए, तो इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे, इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, g साइन अल्फा माइनस n cos अल्फा अपॉन m1, दिस इज इक्वल टू n cos अल्फा अपॉन m2 माइनस g साइन अल्फा। तो इसको इधर ले आओ, तो 2g साइन, ये सब आपको सॉल्विंग खुद करना चाहिए और मुझसे तेज। ये n हो जाएगा, cos अल्फा कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन, अब जो कोई बैठ के वहां केवल सुन रहा है तो वो क्या ही सीखेगा फिर। मेरे साथ आपको ये सब क्वेश्चन साथ साथ में करना चाहिए। देखिए कुछ बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो वो आगे बढ़ेंगे ना, 2g साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो ये tan अल्फा हो जाएगा भाई, देख लो, इसको tan अल्फा लिख दें, तो 2g tan अल्फा अपॉन में 1 अपॉन m1
प्लस 1/m2, ये आएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में। बिल्कुल, साइन अल्फा वाले बच्चे थोड़ा अपना आंसर चेक कर लीजिए, गलत है उनका। ठीक है, तो फाइनली आपको ये आंसर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो करा दिया है मैंने, तो ये आगे स्किप मारते हैं। ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं, आइए इस पे बात करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड, ये भी इरोडोफ का ही क्वेश्चन है, सब ये इरोडोफ के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये मैक्सिमम क्वेश्चन सब इरोडोफ के ही हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on the inclined surface of a wedge. Calculate the acceleration of wedge and the block when the block is released. जब ब्लॉक को आप रिलीज करते हो सब स्मूथ है, सब स्मूथ है भाई। तो जैसे ही आप इसको रिलीज करते हो तो सभी बच्चों को पता है कि ये इधर मूव करना चाहेगा और इसके रिस्पेक्ट में ये इधर मूव करना चाहेगा, ये तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं। सीट सॉल्यूशन ऑफ काइनेमेटिक, देखिए सीट का अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको फर्दर कुछ मंथ्स के बाद हो सकता है आपको सॉल्यूशंस मिल जाए। अभी आपको मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं करिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे हैं वो तो मैं क्लास में ही ले लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टाइम ही हो जाता है बहुत ज्यादा अपने ही क्वेश्चंस कराने में, इसीलिए कराए जाते हैं अपने क्वेश्चन की आप मैक्सिमम सीट या डीपीपी खुद से करें जिससे आपको कॉन्फिडेंट फील हो। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसका, अब इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने कई बार डिस्कशन किया हुआ है कि जो बंदा यहां पर होगा, जो बंदा इस वेज में होगा, ठीक है, जो यहां पर होगा ये होगा अपना NIF, और जो यहां पर होगा ये होगा IF। तो IF वाला क्या देखेगा और NIF वाला क्या देखेगा, आप समझ पा रहे हैं, है ना।